नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर अशोक चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके स्थल, प्रमुख स्थल किस काल के थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, सभी चीज़ें पढ़ेंगे। इस एक क्लास से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम इसे पढ़ेंगे माइंड मैप से। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 3 काल होते हैं। ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव लिपि और लेखन से परिचित नहीं थे। इसमें आते हैं पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि थी, लेखन कला से परिचित थे, लेकिन उसको अभी तक बढ़ा नहीं गया है। इसमें आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। और ये तीसरा ऐतिहासिक काल है। इसमें मानव ने लिपि से परिचित थे और इसे पढ़ा भी गया। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह वो आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी या आद्य ऐतिहासिक काल की थी। ये अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया भी था ऐसा एक। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा खुदाई से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, लेकिन सिंधु नदी के किनारे होने के कारण, लेकिन फिर और भी नदियों के किनारे पर सभ्यताएं मिलने पर इसे पहला स्थान हड़प्पा स्थल मिला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली विश्व की शहरी सभ्यता कौन सी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये याद रखना। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। जब लोग खुदाई कर रहे थे मकान बनाने के लिए, जमीन से ईंटा निकाल रहे थे, तो इन्होंने देखा और इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इन्होंने तब उतना गौर नहीं किया था। फिर 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि हड़पने के लिए दया करनी पड़ती है, दया करके हड़पा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका विस्तार। इसका पूरी विस्तार था आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर है यूपी में, हिंडन नदी के किनारे तक इसका विस्तार था। और पश्चिमी विस्तार था इसका सुतकोरडा तक, ये बलूचिस्तान में है, ये दस्त नदी के किनारे है। और पूर्वी ये उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे इसका विस्तार था। और दक्षिण में इसका दिमाबाद महाराष्ट्र तक परोरा नदी के किनारे तक विस्तार था। और ये सभ्यता त्रिभुजाकार थी। ये देखो यहाँ से इधर गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसी सभ्यता थी। फिर इनकी सामाजिक जीवन शैली देखते हैं। ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता था, ये कौन सी सत्तात्मक सभ्यता है, ये मात्र सत्तात्मक थी। फिर वैदिक सभ्यता वगैरह वो तो पितृ सत्तात्मक थी, लेकिन इसमें ये मूर्तियां वगैरह मिली थी माताएं की, इसलिए इसे अंदाजा लगाया गया कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। इसमें समाज के 4 वर्गों में विभाजित किया गया: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग। और इसमें भोजन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और इनकी समाधान प्रणाली देखिए। इनकी समाधान प्रणाली 3 प्रकार की थी। पहली थी पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक समाधान और तीसरी दाह संस्कार। पूर्ण समाधान होता है जैसे यहाँ पे देखो जमीन ये डायरेक्ट कब्र में गाड़ देते हैं, ये पूर्ण समाधान होता है। आंशिक समाधान होता है कि जब शव को जंगल में फेंक दिया जाता है और जब उसे चील कौवे वगैरह खा लेते हैं, फिर उनकी हड्डियों को दफनाया जाता है, ये आंशिक समाधान होता है। दाह संस्कार में शरीर को जला दिया जाता है, ये दाह संस्कार था। फिर नेक्स्ट देखिए, इनका नगर नियोजन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नगर विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान निर्माण में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया। ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे, मुख्य सड़क की तरफ न खोलकर पीछे की ओर खुलते थे। सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकान में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान के आंगन में रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी प्राप्त है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ढकी हुई नालियां भी मिली थी। नेक्स्ट देखिए, इसके सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देखिए। पहला स्थल है हड़प्पा। इसका मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़पने के लिए दया करनी पड़ती है, इसे याद रख लेना। ये रावी नदी के तट पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये किस नदी के तट पर है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से प्राप्त बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ दे रखा है। श्रमिक आवास, अन्नागार और लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ यहाँ से। नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन 1922 में अगली साल राखलदास बनर्जी ने किया था। यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और देखो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये डायरेक्ट याद कर लेना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला।
यहाँ से भी क्या क्या प्राप्त है, यहाँ से पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार आदि शिवयोगी कांस्य की बनी लड़की की मूर्ति और घर में कुआ, सबसे चौड़ी सड़क। नागार पीछे भी आया था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये मोहनजोदड़ो से करना है आपको। नेक्स्ट स्थल है चनुदड़ो। इसका उत्खनन गोपाल मजुमदार ने किया था। इसकी स्थिति सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित, ये एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं लिपस्टिक, शीशा, मनके बनाने कारखाने, ये इंपॉर्टेंट है। और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त किए थे। ये मनके बनाने कारखाने कहाँ से प्राप्त हुई, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ये चुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्थल है रोपड़। इसकी खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने और इसकी स्थिति है पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ये याद रखना, ये किस नदी के किनारे है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले, ये एग्जाम में आता है, तो इसे याद रख लेना। कुत्ता इतना वफादार था कि उसको मानव के साथ दफनाया गया और इसलिए इसको देखते हुए लोग रो पड़े, इसकी वफादारी को देखते हुए। नेक्स्ट स्थल देखिए, नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। इसका उत्खनन बी के थापर और बीबी लाल ने किया था। इसकी स्थिति राजस्थान में घग्गर नदी, देखो इंपॉर्टेंट है, कौन सी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से प्राप्त हुए जुते हुए खेतों के साग से अलंकृत ईंट, हवन कुंड और काली चूड़ियां। नेक्स्ट स्थल है धोलावीरा। ये स्थल इंपॉर्टेंट है, इसकी खुदाई आरबिश ने की थी। इसकी स्थिति गुजरात में है। ये 3 भागों में विभक्त है, विभाजित है, ये याद रखना। ये एक ही स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से प्राप्त हुआ स्टेडियम, विशाल जलाशय, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख प्राप्त होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुरकोटदा। इसकी उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। इसकी स्थिति वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी। ये याद रखना, घोड़ों की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है लोथल। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको 2 स्टार मार्क कर लेना। इसकी खुदाई SR राव ने की थी। ये बोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ से दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, मतलब और तो सभी ये सड़क के पीछे खुलते थे, लेकिन ये एक थे जो सड़क की तरफ खुलते थे। और यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह गोदीवाड़ा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, गोदीवाड़ा बंदरगाह को कहते हैं। यहाँ से प्राप्त होता लोथल से, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्य सभ्यता कहते हैं। ये देखो, इसके 3 नाम है, कोई भी एग्जाम में आ जाए आपको सही टिक करना है। सिंधु सभ्यता ये देखना, ये तो याद रह जाते हैं सभी को, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसकी पल्लवी भाव चित्रात्मक जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इधर से स्टार्ट होती थी और इधर अंत होता था। यहाँ के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु मुख्य व्यवसाय व्यापार था। एग्जाम में क्वेश्चन है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, तो आप हमको करना है व्यापार। और ये व्यापारी थे, इसलिए नापतोल से तो परिचित थे ही। ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लोहे से परिचित नहीं थे, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। यहाँ बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, पर शेर के चित्र नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल हुआ। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति, उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया। ये देवी धरती की मूर्ति थी, इसलिए उर्वरता की देवी समझते हैं और इसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में शव उत्तर से दक्षिण में दफनाए जाने की प्रथा थी, किंतु कालीबंगा में दक्षिण से उत्तर की तरफ और रोपड़ में पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमने जो भी पढ़ा हमें कितना याद है, क्वेश्चन लगाते हैं 5 से 10। चलिए देखते हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से है? लोह युग, ताम्र युग, कांस्ययुगीन युग, पाषाण युग। ये तभी पढ़ा था, कांस्ययुगीन युग। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, पढ़ी जा सकती है? चित्रलिपि, अपठनी, ब्राह्मणी लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, ये अपठनी थी। नेक्स्ट देखिए, विशाल स्नानागार किस स्थल पर प्राप्त थे? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल पर मिले थे? तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले थे कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रणाली पर आधारित है? वृत्ताकार, अनियमित, ग्रिड प्रणाली, त्रिकोणीय। तो इसकी कौन सी प्रणाली थी? ये ग्रिड प्रणाली, व्यवस्थित एकदम ग्रिड प्रणाली थी। ये क्वेश्चन आप बताइए कमेंट बॉक्स में, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान था या नहीं, ये आप कमेंट में बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये आप कमेंट में कर देना।
हम ट्रिक के साथ भी पढ़ा देंगे। आर्टिकल वगैरह आप कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।